दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्वेश्चन और आंसरों की हम सीरीज़ कर रहे हैं और आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे उस वक्त। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब पारित हुआ? 4 सितंबर 1920 को। लेकिन इसकी शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। महात्मा गांधी के सहयोग जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था, इसके दौरान 4 फरवरी 1922 को, मतलब 2 साल बाद की बात बता रहे हैं, 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के जो पुलिस थाना था, गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई पुलिस थाने, जिसमें पुलिस थाने को गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। ठीक है, इसके ये जो पारित हुआ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था और गुप्त काल 275 से 455 ईस्वी तक रहा। और गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना की। ठीक है, गुप्त काल के से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको बता देते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही बनाए जाते थे, जिन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ठीक है, दशमलव पिटाली की शुरुआत गुप्त काल में होती है। पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में होती है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। मौर्य काल के बाद, ठीक है, स्वर्णिम युग माना गया है गुप्त काल को। ठीक है, जो बताया दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त काल में हुई, साथ ही पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। और आयुर्विज्ञान संबंधी जो रचना करते थे सुश्रुत, जिनका संबंध आयुर्विज्ञान से था, ये भी गुप्त काल से ही संबंधित थे। महान जो खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर का संबंध भी गुप्त काल से ही था। ठीक है, आर्यभट्ट जो कि महान खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ थे और वराहमिहिर, इनका संबंध गुप्त काल से ही था। ठीक है, वराहमिहिर की बात करें, आर्यभट्ट को शून्य का क्रेडिट जाता है। शून्य की खोज अगर पूछी जाए तो आप बताइए आर्यभट्ट ने की, इनको क्रेडिट जाता है। हालांकि इस पर मतभेद है काफ़ी लोगों के बीच में, काफ़ी जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उनके बीच में मतभेद हैं। लेकिन सही मायने में जो क्रेडिट जाता है वो आर्यभट्ट को ही जाता है, शून्य का क्रेडिट। ठीक है, वराहमिहिर की बात करें तो वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान के जो भारतीय महाग्रंथ था पंच सिद्धांतिका की रचना की। ठीक है, खगोली रचना थी, खगोल विज्ञान की रचना थी, ये भारतीय महाग्रंथ था पंच सिद्धांतिका, जिसकी रचना वराहमिहिर ने की। और गुप्त काल में ही जो पूछा गया कि मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। गुप्त साम्राज्य में एक खास परंपरा थी कि ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोग जो थे उनको उपज का छठा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। गुप्त राज्यवंश की बात करें तो ये अपने साम्राज्यवाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। ठीक है, और गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो कि काफ़ी फेमस थे, ये एक कवि थे और संगीतज्ञ थे इस वजह से। और जो समुद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन बने कि कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था, क्योंकि ये एक अच्छे राजा थे और साथ साथ एक अच्छे कवि और संगीतज्ञ भी थे। इनको बीड़ा वादन का भी बहुत शौक था।
अगर पूछा जाए कि बीड़ा वादन का शौक किस गुप्त शासक को था, तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है, क्योंकि इनको कवि और संगीतज्ञ थे और एक अच्छे राजा भी थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो थी सॉरी गुप्त शासन की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, साथ ही गुप्त काल की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को जो अब पटना के नाम से जाना जाता थी, ये गुप्त राजवंश की राजभाषा थी। ठीक है, गुप्त राजवंश की राजधानी थी। गुप्त राजवंश की राजधानी के बारे में हमने आपको बताया, जो कि पाटलिपुत्र थी। साथ ही गुप्त साम्राज्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो हमने आपको बताया। श्रीगुप्त 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की इन्होंने। और साथ ही अंतिम शासक के जो प्रमाण मिलते हैं, सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं, वो हैं विष्णुगुप्त। इसमें भी एक मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं गुप्त काल के अंतिम शासक के रूप में विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो हर्ष की आत्मकथा लिखी थी बाणभट्ट ने, जो कि हर्षचरितम, जो कि हर्ष की जीवनी थी, जिसे बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन की बात करें, हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, जो कि 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्ष के जीवन पर जो किताब लिखी थी, जो जीवनी लिखी थी, हर्षचरित, जो हमने आपको बताया, वो बाणभट्ट ने ही लिखी थी। हर्षचरितम जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी थी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग चीनी यात्री था, जो तीर्थ यात्रा के लिए भारत आया, और जिसने सी यू की नाम की रचना लिखी। ठीक है, पुस्तक लिखी थी सी यू की नाम की। हर्ष द्वारा जो प्रयाग में महासभा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्ष द्वारा प्रयाग में की गई महासभा को क्या कहा गया था, तो प्रयाग में जो हर्ष ने महासभा आयोजित की थी उसे मोक्ष परिषद कहा गया था। ठीक है, मोक्ष परिषद, जो प्रयाग में हर्ष ने जो सभा आयोजित की थी उसको मोक्ष परिषद कहा गया। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज आपको याद रखना है। साथ ही हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक। ठीक है, हर्षवर्धन का शासन था। साथ ही बाणभट्ट की बात करें तो जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इनकी जो दो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें एक थी हर्षचरितम और दूसरी भी आपको पता होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है, हर्षचरितम, जो कि हर्षवर्धन की आत्मकथा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, हर्षवर्धन की जीवनी जो बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षचरितम। और दूसरी जो रचना थी वो थी कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी की बात करें तो ये दुनिया का पहला उपन्यास था। हर्षचरितम जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी, और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। ठीक है, अगर पूछा जाए दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा था, तो कादम्बरी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। और नाट्यशास्त्र एक नाटक कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, रंगमंच के सभी पहलुओं का वर्णन है। ठीक है, नाटकों से संबंधित नाट्यशास्त्र क्या है, नाटकों से संबंधित जानकारी, जो नाटकों से संबंधित शास्त्रीय जानकारी मिलती है उसको नाट्यशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जिससे नाटकों से संबंधित शास्त्रीय जानकारी मिले उसे नाट्यशास्त्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है इतना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा था इसमें कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, तो भरत मुनि ने की थी नाट्यशास्त्र की रचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दीनार गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। अभी एक क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित आया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा दीनार होती थी। ठीक है, साथ ही गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलते थे।
सर्वाधिक सोने के सिक्कों का चलन गुप्त काल में ही हुआ, जिन्हें दीनार कहा गया। ठीक है, गुप्त काल की जो स्थापना हुई 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की। या क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त आपको याद रखना है। दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त वंश में ही हुई, गुप्त काल में ही हुई दशमलव प्रणाली की शुरुआत। साथ ही पंचतंत्र की रचना, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन आया तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है। स्वर्णिम युग गुप्त काल को कहा गया है भारतीय इतिहास का, मौर्य काल के बाद। ठीक है, और साथ ही बात करें सुश्रुत, जो कि सुश्रुत की बात कर रहे हैं हम। सुश्रुत एक जो आयुर्वेद संबंधी रचना करते थे, उनका संबंध भी गुप्त काल से था। ठीक है, अगर पूछा जाए सुश्रुत का संबंध किस काल से था, तो आपको याद रखना है गुप्त काल से, और ये आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करते थे। ठीक है, साथ ही महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट और वराहमिहिर, महान जो खगोल शास्त्री थे, खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर का संबंध भी गुप्त काल से था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको याद रखना है, इनका संबंध भी गुप्त काल से था। और आर्यभट्ट की बात करें तो इनको शून्य का क्रेडिट जाता है, हालांकि इस पर मतभेद है शून्य के क्रेडिट को लेकर, लेकिन सर्वमान्य लोगों की अगर देखें तो आर्यभट्ट को ही शून्य का क्रेडिट जाता है। ठीक है, वराहमिहिर की बात करें तो उन्होंने खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ, जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका, ये भारतीय जो खगोल विज्ञान का भारतीय महाग्रंथ था पंच सिद्धांतिका, इसकी रचना वराहमिहिर ने की। तो आपको याद रखना है, इसकी रचना की थी वराहमिहिर ने। ठीक है, पंच सिद्धांतिका की रचना। साथ ही अभी जो क्वेश्चन था, शायद पिछला क्वेश्चन, जिसमें पूछा था मंदिरों का निर्माण का सर्वाधिक प्रारंभ किस काल में हो, तो गुप्त कालों में मंदिरों का निर्माण कार्य सर्वप्रथम और सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण भी कहते हैं, तो गलत नहीं होगा, गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में एक जो फेमस पॉइंट है, ये बता रहे हैं हम आपको कि ब्राह्मणों को इसमें कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य जो लोग थे उनको उपज का छठा हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। जो गुप्त राजा होते थे उनको देना पड़ता था भूमि राजस्व का छठा भूमि, जबकि ब्राह्मणों के लिए कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। ठीक है, और गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, साम्राज्यवाद के लिए गुप्त राजवंश काफ़ी प्रसिद्ध था। गुप्तकालीन शासक जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त एक कवि थे और संगीतज्ञ थे, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता था कि कविराज, इनको कविराज कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्वेश्चन बनता था कि कविराज की संज्ञा किस गुप्त शासक को दी जाती, तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त जो कि एक अच्छे राजा के साथ साथ अच्छे कवि और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, इसी वजह से इनको कविराज कहा जाता था, और इन्हें बीड़ा वादन का बहुत शौक था। बीड़ा वादन का समुद्रगुप्त को बहुत शौक था। ठीक है, और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था क्योंकि एक अच्छे शासक के साथ साथ ये अच्छे कवि और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी, हम इसको डिस्कस करना जरूर चाहेंगे। राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। साथ ही गुप्त जो साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, अगर पूछा जाए गुप्त राजवंश की राजभाषा कौन सी थी, तो संस्कृत आपको याद रखना है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त राजवंश का संस्थापक, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुप्त राजवंश की स्थापना की श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में, और जो अंतिम गुप्त शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। हालांकि इस पर मतभेद है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रमाण थे वो विष्णुगुप्त के ही मिलते हैं। ठीक है, गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त, 275 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त को आपको याद रखना है, क्योंकि सर्वाधिक प्रमाण, हालांकि मतभेद है इस पर भी, लेकिन सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं विष्णुगुप्त के अंतिम शासक के रूप में, गुप्त शासक के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चोल राजाओं की बात करें तो शैव धर्म को
चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और चोल राजाओं की बात करें तो चोल राजवंश के जो प्रथम जानकारी मिलती है वो पाड़िन, जो एक कवि थे, रचनाकार थे, उनकी एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी। उनकी कृति अष्टाध्यायी से चोल राजाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रथम जानकारी वहीं से मिलती है, अष्टाध्यायी से, जो कि पाड़िन द्वारा लिखित है। ठीक है, चोल राजवंश की बात करें तो इसकी कोई आधिकारिक राजधानी थी, इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं थी। इसकी कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं थी। चोल राजवंश की बात कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर अगर बात की जाए तो पहली राजधानी इसकी थी उत्तरी मनलूर। ठीक है, उसके बाद कालांतर में इसकी दो राजधानी थी, उदयपुर। ये राजधानी कालांतर में थी उदयपुर तथा तंजावुर, जिसमें तंजावुर काफ़ी फेमस राजधानी है चोल राजाओं की। ठीक है, पहली राजधानी जो थी उसमें उत्तरी मनलूर तथा जो दूसरी राजधानी कालांतर में थी, जो दो राजधानियाँ थी इसमें, उदयपुर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी कहा गया कि चोलों की कोई स्थायी राजधानी नहीं थी, जो हमने आपको बताया। शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म, इसके संस्थापक थे लकुलीस, या फिर कह लें नकुलीस। ठीक है, सेम उच्चारण आप समझ सकते हैं इसको। शैव धर्म के संस्थापक लकुलीस या फिर कह लीजिए नकुलीस थे। ठीक है, जिन्हें भगवान शिव का 18वां अवतार माना जाता है। ठीक है, मतलब भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, किनको? लकुलीस को। ठीक है, और शैव धर्म क्या है? जो भी भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वाले लोगों को शैव धर्म कहते थे। ठीक है, शैव धर्म किसको कहते थे? भगवान शिव और उनके अवतारों को, भगवान शिव और उनके अवतारों को मानने वाले लोगों को शैव कहते थे। ठीक है, और जो पूछा गया है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित थी दार्शनिक प्रणाली, उसको सांख्य दर्शन बोलते थे। और कपिल मुनि को भगवान विष्णु, कपिल मुनि की हम बात कर रहे हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया। ठीक है, ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे और इन्होंने ये सांख्य दर्शन के प्रतिवर्तक थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के ये प्रतिवर्तक थे कपिल मुनि। ठीक है, जिनको भगवान विष्णु का पंचम अवतार पता होना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचम अवतार कपिल मुनि को माना जाता था। और इन्होंने जो सांख्य दर्शन प्रणाली थी उनके ये प्रतिपादक थे। ठीक है, ये सांख्य दर्शन के प्रतिवर्तक थे, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। और जो पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन था इसका पूरा नाम। और इसका जो टाइम पीरियड था गयासुद्दीन बलबन का, वो था 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक बलबन का शासन रहा। और गयासुद्दीन बलबन जो कि एक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था, जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, उसका शासक था गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल था 1266 से 1286 ईस्वी तक। ठीक है, साथ ही दिल्ली सल्तनत की जब बात आई, दिल्ली सल्तनत की बात आई तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये इसकी शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। और इसका जो पीरियड था 1206 से लेकर 1526 तक। और इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक भी था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था।
दिल्ली सल्तनत की हम बात करें जो 1206 से 1526 ईस्वी तक था, और इसमें 5 वंश हुए, जिनमें पहला वंश था गुलाम वंश, और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से लेकर 90 तक ये वंश रहा, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। ठीक है, साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तथा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, और साथ ही दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद आया खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश पहला वंश था जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हमने बताया। खिलजी वंश जिसका पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी तक, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। साथ ही तीसरा जो वंश था तुगलक वंश, इसका जो टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक, और गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। ठीक है, चौथा जो वंश था दिल्ली सल्तनत में वो था सैयद वंश। सैयद वंश था जिसका जो कार्यकाल था, मतलब पीरियड था, टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक, और खिज्र खान इसका संस्थापक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था लोधी वंश। पांचवा और अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का कौन सा, लोधी वंश, और 1451 से लेकर 1526 तक इसका पीरियड रहा, और बहलोल लोधी इसका शासक था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन की बात करें, क्योंकि सवाल में जो पूछा गया उसकी तरफ लौटते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम पूछा गया था, तो गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो इसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था बलबनी वंश। बलबनी वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने। और साथ ही गयासुद्दीन बलबन, ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन से नंबर का सुल्तान था, तो ये 9वें नंबर का सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और साथ ही गुलाम वंश का जो आखिरी और 10वां सुल्तान था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, 9वां सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, और इसके बाद 10वां जो सुल्तान और अंतिम सुल्तान बना गुलाम वंश का वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि गुलाम वंश का अंतिम और 10वां या अंतिम शासक था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है मीनाक्षी मंदिर का, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। ठीक है, मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का संबंध भगवान शिव की जो पत्नी थी मीनाक्षी, जिनको पार्वती भी बोलते थे, तो उनको ही समर्पित है। मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो भगवान शिव की पत्नी को समर्पित है, मीनाक्षी को, और इसका पूरा नाम था मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को ये समर्पित है, और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्या राजा ने करवाया। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था पांड्या राजा ने। ठीक है, और ये मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला शैली में निर्मित है, और दक्षिण भारतीय जो स्थापत्य शैली है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला शैली, ठीक है, इसको द्रविड़ शैली भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला शैली है, और उस शैली में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी शैली में मीनाक्षी मंदिर निर्मित है। और साथ ही मीनाक्षी मंदिर के निर्माण कार्य की पीरियड तिथि की बात करें तो 16वीं सेंचुरी में मीनाक्षी मंदिर का लगभग निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी में ही मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ, और पांड्या जो इसके निर्माता थे राजा पांड्या थे। ठीक है, और इसकी जो शैली थी वो थी भारतीय स्थापत्य शैली। ठीक है, जिसको द्रविड़ शैली भी कहा गया, और ये शैली तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी में बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1827 ईस्वी में, और 20 अगस्त
20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज भारत में प्रथम धर्म सुधारक आंदोलन था जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, वेश्यागण, जातिवाद, बहुविवाद और अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। ब्रह्म समाज को 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और इसमें एक संस्थापक सदस्य और थे द्वारका नाथ टैगोर। इन दोनों के साथ ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन संस्थापक किसके थे? ये संस्थापक सदस्य थे द्वारकानाथ टैगोर, लेकिन संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और 1815 में, इससे पहले ब्रह्म समाज को 1815 में आत्मी समाज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आत्मी सभा के नाम से ब्रह्म समाज को जाना जाता था, लेकिन 1828 में इसका नाम बदल दिया गया। मतलब 1828 में इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के रूप में कर दी गई। ठीक है, 1815 में इसको आत्मी सभा बोलते थे, लेकिन 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसको ब्रह्म समाज की जब स्थापना की तो इसका नामकरण ब्रह्म समाज के रूप में हो गया। 1815 में ही राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में। कहाँ की थी? कोलकाता, आपको याद रखना है, कोलकाता में की थी। और इसके जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, और उनके साथ द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ब्रह्म समाज को प्रथम धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलता जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। साथ ही आधुनिक भारत का जनक अगर पूछा जाए तो वो भी राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, इनका स्थान बहुत विशिष्ट है भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। 20 अगस्त जो डेट थी, 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता यानी कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, और संस्थापक थे इसके राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये शायद आज आखिरी क्वेश्चन है ये। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है जो था ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित। 1828 में हुई, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कोलकाता में। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और 10 क्वेश्चन हमने बहुत ही ढंग से कवर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हिस्ट्री की सीरीज और लंबी चलेगी अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं हिस्ट्री के। तो अभी जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, और हमने बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इनको, गहन विश्लेषण के साथ आपको बताया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन न छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी दोस्त को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकते हैं, या वो अपनी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोग, स्टूडेंट हैं जो आपके करीबी हैं, और वो हमारे करीबी बन सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।